हेलो इंडिया, ये हैं जॉर्ज रेमोडस और इन्होंने रद्दी पेपर का यूज करके जंगल उगाया। तो चलिए जानते हैं ये कब और कैसे हुआ। स्प्रिंगर नेचर ने 2018 में एक रिपोर्ट पब्लिश किया जिसके मुताबिक मुंबई में डेवलपमेंट एक्टिविटी के कारण 1988 से 2018 के बीच 42% वेजिटेशन कवर का डिप्लीकेशन हुआ है, जिस कारण वहाँ के रीजनल क्लाइमेट में काफ़ी चेंजेस आई है। जैसे कि पहले के मुकाबले ज़मीन का 3 गुना गर्म होना, अनसीजनेबल रेनफॉल, ह्यूज एयर पॉल्यूशन और भी बहुत क्लाइमेटिक डिजास्टर। इन सब की वजह से जॉर्ज ने अपने पर्सनल लाइफ में काफ़ी कुछ बुरा देखा है। जैसे कि करीब 6 साल पहले जॉर्ज के दोस्त ने अपनी मां को फेफड़ों के कैंसर के कारण खो दिया और कुछ साल से जॉर्ज की मां भी अस्थमा से पीड़ित है। इन सब से तंग आकर जॉर्ज ने द टर्निंग टाइड की शुरुआत की। स्टार्टिंग में जॉर्ज ने अपने कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया और अपने आसपास और मोहल्ले में पेड़ लगाना शुरू कर दिया। शुरू में पेड़ खरीदने के लिए पैसे का जुगाड़ रद्दी पेपर को बेच के जमा किया गया। जॉर्ज के दोस्त और मोहल्ले वासियों को इनका आइडिया इतना अच्छा लगा कि उन लोगों ने भी अपना पुराना और रद्दी पेपर इन्हें देना स्टार्ट कर दिया ताकि ये और ज़्यादा पेड़ खरीद सके। कुछ महीनों तक अलग अलग जगह पेड़ लगाने के साथ साथ इन्होंने रिसर्च किया और फूड फॉरेस्ट बनाने का तरीका निकाला और अब तक ये इतना बड़ा हो चुका था कि इसे एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का रूप दिया गया जिसका नाम द टर्निंग साइड रखा गया। पहला फूड फॉरेस्ट को उगाने के लिए वाकोल में 13 फीट चौड़ी और 145 फीट लंबी जमीन को इन्होंने चुना, पर शुरुआत में ये जमीन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के कारण इस कदर डिग्रेड हो गई थी कि वहाँ का सॉइल ग्रे हो गया था। बट टर्निंग टाइड के वॉलंटियरों ने ऑर्गेनिक तरीके से नेचुरल मैन्योर और बैक्टीरिया का यूज करके उस सॉइल को फिर से फर्टाइल बना दिया और वहाँ पर सैपलिंग प्लांट कर दिए। 5 साल बाद आज इस छोटे से जंगल में सेब, केला, अमरूद, अनार, 3 प्रकार के पपीते, सैफोडिल और स्टार फूड जैसे कई प्रकार के फल मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों और बच्चों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब फॉर मोर सोशल अवेयरनेस वीडियो। और तो और फ्यूचर में कटहल और ब्रेड फ्रूट के भी उगने की उम्मीद है। बस यही नहीं, आपको इस जंगल में किचन के लिए भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा, जैसे कि अदरक, हल्दी, टमाटर और भी बहुत कुछ। ये फूड फॉरेस्ट छोटे स्तर पर फूड सिक्योरिटी और फूड लोकलाइजेशन की समस्या को सॉल्व करने के साथ साथ इकोलॉजी को भी फीड करती है, इंक्लूडिंग पॉलिनेट। जहाँ जहाँ पर इन फूड फॉरेस्ट को उगाया गया है वहाँ के लोग बताते हैं कि अब उनके घर के आसपास बर्ड, स्क्वायरल और तितलियाँ देखने को मिलती है। सिंस ये मैन मेड मोनोकल्चर फॉरेस्ट की तरह नहीं है जिसमें कि सिर्फ एक वैरायटी के पेड़ को लगा दिया जाए, बल्कि ये एक नेचुरल फॉरेस्ट की तरह है जिसमें बहुत सारे स्पेसीज के पेड़ पौधे एक साथ लगाए गए हैं ताकि वहाँ के सॉइल में नेचुरल स्तर पर न्यूट्रिशन का अनबैलेंस नहीं हो और वहाँ पे प्लांट डिजीज कम से कम फैले। टर्निंग टाइड ने अब तक बहुत सारे फूड फॉरेस्ट उगाए हैं, जिस कारण जब कभी भी यील्ड ज़्यादा हो जाता है तो ये इन फलों को वृद्धा आश्रम और अनाथालय में दान कर आते हैं। इनके साथ साथ इन्होंने बहुत सारे स्कूलों में भी फूड फॉरेस्ट का प्लांटेशन किया है ताकि बच्चे बचपन से ही नेचर से कनेक्ट हो सके। जॉर्ज ने बताया कि कुछ जगह आसपास के लोग पेड़ों से गिरने वाले सूखे पत्ते और टहनियों को लेकर काफ़ी अनस्टेबल रहते थे और जब कभी भी मौका मिलता तो झाड़ू लगा देते, पर आगे चलकर यही सूखे पत्ते और टहनियाँ नेचुरल खाद की तरह फॉरेस्ट के काम आते हैं, क्योंकि अ फॉरेस्ट ओनली ग्रो एबव अ फॉलन फॉरेस्ट, यानी एक जंगल हमेशा एक गिरे हुए जंगल के ऊपर उगता है। और समय के साथ साथ वहाँ के लोग इस बात को समझ गए। और दूसरा चैलेंज आता है इन फूड फॉरेस्ट को उगाने में कि सैपलिंगों को लगाने के बाद आखिर इन सैपलिंगों का केयर कौन करेगा। इसके लिए जॉर्ज वहाँ के आसपास के लोगों को इनका केयर टेकर बनाते हैं और साथ ही साथ समय समय पर इसका विजिट करते हैं। और अब इन्होंने सीसीटीवी कैमरा और वीडियो कॉलिंग के जरिए इन फॉरेस्ट की और अच्छी तरीके से मॉनिटरिंग कर पाते हैं। At last, we should stop extreme destruction in the name of development. Otherwise, we are on the last few steps to see the end of humanity.